Hello friends, this is Sunita Thakur and you are watching online education channel परीक्षिता एकेडमी। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी से ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र या ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। हम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को समझने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के जिन देशों से या भारत के जिन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे गाइज, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखी होगी, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समझना और याद रखना दोनों हमारे लिए आसान हो। यहाँ पर आप जो हमने चेक्स बनाए हुए हैं इसके अनुपात पे ना जाइएगा। ओके, जैसे हमने देखा है सिक्किम इस साइड से नेपाल से लगा हुआ है, इधर उसकी सीमा भूटान से लगती है और दक्षिण में सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं भूटान से, असम और नागालैंड से लगती हैं। यदि हम असम की बात करें तो असम की जो भौगोलिक सीमा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय यानी कि जो 7 सिस्टर के सारी जो राज्य हैं सभी से लगती हैं। मेघालय की सीमा केवल असम से लगती है। यदि आप मैप को इमेजिन करेंगे अभी तो शायद आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके माइंड में त्रिपुरा भी आएगा, मिजोरम भी आएगा, लेकिन मेघालय की सीमा केवल असम से लगी होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है। ओके गाइस, तो इस तरह हमने पश्चिम बंगाल की सीमा भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा इधर पूर्व भारत के जो अन्य राज्य है उससे लगती है, इधर सिक्किम से लगती है, भूटान से भी लगती है, असम से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। सो गाइस, अब हम जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम को समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र किसको कहते हैं। हम जानते हैं सपोज ये कोई रिवर है, ये इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ पर ये समुद्र में या किसी अन्य नदियों में मिल रही है। तो जो मुख्य नदी होती हैं ये एक क्षेत्र का जल अपने साथ बहाकर ले जाती है और आगे इसमें कई दूसरी अन्य नदियाँ मिल जाती है। जो अन्य नदियाँ अपना जल इस नदी में डालती है, मुख्य नदी में, उसको हम बोलते हैं सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी रिवर्स। इस तरह से इस रिवर में भी नदियाँ मिलती है और इस तरीके से नदियों का एक जाल बन जाता है। तो जो जल मार्गों का जाल होता है उसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र। उसको हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। हम उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और वह संपूर्ण क्षेत्र जो अपवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता है उसको हम बोलते हैं नदी बेसिन। उसको हम क्या बोलते हैं? नदी बेसिन या रिवर बेसिन। तो आई थिंक आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे हमने हमने एक मेन नदी के बारे में देखा है, गंगा रिवर। गंगा रिवर इधर से फ्लो कर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। इस तरीके से विभिन्न राज्यों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसमें अदर जो रिवर्स मिलती है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो इंदौर की नदी है जहाँ महू से चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो भी आगे जाके मेन पॉइंट यमुना में मिलती है और फिर लास्ट में वो गंगा में ही मिलती है। मतलब तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे जो रिवर बेसिन है ये गंगा रिवर बेसिन है। ओके गाइस, अब हमने पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखी है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को। यहाँ पर गाइज मैंने बना रखा है पूरा। अब हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। वैसे सिक्किम ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है यहाँ पर आउट ऑफ पेज हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी हमको पता है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर सिंधु नदी का ओरिजिन होता है। सिंधु नदी के पास में यहाँ चेमियांगडू ग्लेशियर है जो कि तिब्बत में चाइना में आता है। चेमियांगडू ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है और वो इस तरह तिब्बत में फ्लो करती हुई, ये तिब्बत है, ये चाइना का भाग है, तिब्बत में इस तरीके से वो फ्लो करती है। लेकिन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। इसमें टी साइलेंट होता है, सांगपो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शोधक, या फिर इसको यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है। इस तरीके से नदी फ्लो करते हुए आगे जाती है। यहाँ पर तिब्बत की राजधानी जो है लहासा इस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे ब्रह्मपुत्र यानी कि यारलुंग सांगपो, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, इस तरीके से फ्लो करती है। और यहाँ पर नामचा परवा जो हिमालय की मुख्य रेंज होती है,
नामचा बारवा की पहाड़ियों के कारण ये इस तरीके से यू टर्न शेप लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये यू टर्न बनाती है। एक्चुअल में इसका शेप बिल्कुल इसी तरीके से यू टर्न होता है। यहाँ पर नामचा बारवा की बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जिस इस प्लेस पर ये भारत में प्रवेश करती है वो उसको हम बोलते हैं यांग्याप दर्रा। आगे यह दिहांग गॉर्ज बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश इस तरीके से करती है। यहाँ पर हम इस नदी को दिहांग कहा जाता है। अब यहाँ पर अभी भी इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या सिहांग रिवर कहते हैं। तिब्बत में या चाइना में इसको सांगपो या यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सिहांग नदी कहा जाता है। इस तरीके से नदी प्रवेश करती है और यहाँ पर अब ये असम में इंटर करती है। असम में सदिया जिले में इंटर करती है। जब ये नदी असम में इंटर करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर और इसमें सहायक नदी मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम बात करें दिबांग या सिकांग नदी, केया दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश के केया दर्रे से दिबांग नदी का ओरिजिन होता है। इस तरीके से ये यहाँ पर प्रवेश करती है। इसकी कई ब्रांच जो होती है, नदी की कई धाराएं विभक्त हो जाती है, जिसमें से एक धारा ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ से एक और नदी आती है जिसको हम बोलते हैं लोहित नदी। लोहित नदी की इसकी जो मुख्य धारा है लोहित नदी में मिलती है, फिर आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये दिहांग या सिहांग नदी असम जिले में प्रवेश करती है तब इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि जो हमारे इंडिया में फेमस नेम है ब्रह्मपुत्र नदी, वो असम में ब्रह्मपुत्र कही जाती है, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती हैं। जो लोहित नदी है वो जयालचू जो हिल रेंज है वहाँ इसका ओरिजिन होता है और इस तरीके से ये यहाँ पर प्रवेश करती है। लोहित नदी पर वर्ल्ड जो है फेमस भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है, जिसकी लेंथ जो होती है 9.15 किलोमीटर होती है। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो जो इसका रिवर बेसिन होता है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये कई द्वीप बनाती हैं। इस तरीके से इसका एरिया चौड़ा हो जाता है और यहाँ पर मोस्ट फेमस माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं, जिसे असम की गवर्नमेंट ने जिला जो नदी जिला घोषित किया हुआ है। यहाँ पर इसका रेंज काफ़ी बढ़ जाता है। इस तरीके से ये नदी फ्लो करती है। यहाँ पर ब्लू शेड में मैंने आपको बना के दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही डिमाजी से डिब्रूगढ़ पर भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल बना हुआ है। इसके बारे में जो डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी आपको। ये सड़क रेल पुल है, यानी कि इसमें रेल भी पास होती है और सड़क के लिए भी स्पेस है। जब इसी तरीके से ये आगे बढ़ती है और असम के धुबरी जिले से ये बाहर निकलती है बांग्लादेश में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पश्चिम बंगाल या मेघालय में नहीं जाती है, वो केवल भारत के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में से प्रवाहित होकर बांग्लादेश में चली आती है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया इतना है, ये पूरा एरिया जो है बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी कहा जाता है, जमुना कहते हैं। यहाँ पर अभी से ब्रह्मपुत्र सांगपो या दिहांग नहीं बल्कि जमुना नदी कहा जाता है। जब जमुना नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसमें भारत की एक जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जिसको हम बोलते हैं तीस्ता नदी, वो इस तरीके से यहाँ पर मर्ज हो जाती है, इसमें मिल जाती है। फिर आगे जमुना नदी बहती है और यहाँ से जो पश्चिम बंगाल से जो गंगा नदी आती है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहते हैं। तो पद्मा से जमुना का संगम हो जाता है और आगे यह पद्मा के नाम से बहती है। ओके, आगे यह पद्मा के नाम से बहती है और इस तरीके से एक और रिवर यहाँ पर फ्लो करती है जिसको मेघना नदी कहते हैं और यहाँ पर वो बांग्लादेश के चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है और आगे मेघना के नाम से इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन का डेल्टा जिसे हम कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के
जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हम जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो फ्लो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। आजकल एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर पूछा जाता है कि बाईं ओर से मिलने वाली रिवर कौन सी होती है, दाईं ओर से मिलने वाली रिवर कौन सी होती है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले राइट वाले पार्ट की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर के जो दाएं ओर से है एक नदी आती है जिसके ओरिजिन तिब्बत से ही होता है, जिसको हम सुबनसिरी रिवर कहते हैं, और इधर माजुली द्वीप के निकट असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। इसी तरीके से एक मोस्ट फेमस रिवर होती है जिसको मानस नदी कहते हैं, जिसका उद्गम जो होता है भूटान में होता है, और इस तरीके से आगे ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती हैं। इसी तरीके से संकोश नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका उद्गम भूटान में होता है, लेकिन यह असम और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है। इसी तरीके से तीस्ता नदी जो होती है आगे, तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो जेमू ग्लेशियर चोलामू झील से होता है, और इस तरीके से जब ये आगे बढ़ती है तो रंगीत नदी का एक नदी इसमें मर्ज होती है और आगे ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो तीस्ता नदी है जिसकी लेंथ 315 किलोमीटर है। ओके, इसी तरीके से अब हम जो बाएं ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है दिबांग या सिकांग नदी जिसका ओरिजिन केया दर्रे से होता है। सेकंड है लोहित नदी जिसका जो ओरिजिन है जयालचू हिमालय रेंज से होता है, आगे ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि लोहित नदी को खून की नदी या तूफानी नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी अशांत नदी है और इसमें लाल मिट्टी के कारण इसका रंग लाल होता है, इसीलिए इसे खून की नदी कहते हैं। इसी तरीके से एक और सहायक नदी है जिसको बोलते हैं धनसिरी नदी। ये नागालैंड के लेसांग चोटी से इसका ओरिजिन होता है और इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है। एक और नदी है कपिली नदी जिसका उद्गम जो होता है असम में होता है। ये असम बना रखा है, इतना वाला पूरा पार्ट असम में होता है और असम से ही मेघालय में जाके इस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है। अब इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जो नागालैंड के लेसांग चोटी के पास एक अन्य चोटी है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इस नदी को कहते हैं बराक नदी। ये बराक नदी मणिपुर में प्रवेश करती है और मणिपुर से फिर ये असम में जाती है। अब यहाँ पर असम में इसको सुरमा नदी कहते हैं। बराक नदी जो नागालैंड और मणिपुर में बराक नाम से जानी जा रही थी उसे असम में सुरमा नदी कहते हैं, और यही सुरमा नदी फिर ये वाला इतना पार्ट बांग्लादेश का, बांग्लादेश में प्रवेश करती, तब इस रिवर को मेघना रिवर कहा जाता है और इसी मेघमा से पद्मा नदी मिलती है और आगे मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी टोटल लेंथ जो है वो होती है 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 916 किलोमीटर। ये तो इस तरीके से हमने ब्रह्मपुत्र नदी को बड़े ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करी है। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो गाइस, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।